यूरोपियन यूनियन में भारत से एक्सपोर्ट होने वाली ज़्यादातर वस्तुओं पर जो ड्यूटी लाभ मिलता था उसे यूरोपियन यूनियन ने बंद कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने इस कदम से भारत का करीब 87% एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। 87% एक्सपोर्ट। ये कदम 1 जनवरी से लागू हो चुका है। यूरोपियन यूनियन ने ये कदम ऐसे समय में उठाया जब भारत और उसके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हो रही है। सर, क्या किया ईयू ने और इसका क्या असर होगा? ये बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण मूव है जिसको लेकर आज सरकार में और चारों तरफ काफी प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि भारत और ईयू के बीच ट्रेड डील होने जा रही। पहले हम समझते हैं कि दरअसल ईयू ने क्या किया। ईयू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहमति के तहत जो जीएसपी रूल्स हैं वो पूरी दुनिया के उन देशों के लिए लागू करता है जो विकासशील देश हैं, और उन्हें सामान्य रेट से थोड़ा कम रेट पर इंपोर्ट करने की या एक्सपोर्ट करने की छूट दी जाती है, जो ईयू के बाजारों में पहुंचता है। 2 तरीके के रेट होते हैं, एक एमएफएन जो सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए, और जो जीएसपी रेट्स हैं वो खास भागीदारों के लिए हैं जिनको एमएफएन से कम मिलता है। ईयू ने जीएसपी रूल्स के तहत भारत की रैंकिंग बदल दी। ईयू का कहना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रेजुएट होकर उस स्थिति में पहुंच गई है जहां उसे इन रियायतों की, जो कि विकासशील देशों के लिए तीसरी दुनिया के देशों को दिए जाते हैं और उनका सस्ता सामान ईयू का बाजार अपने यहां लेता है, इंपोर्ट करता है, उसकी जरूरत नहीं है। और यह फैसला लास्ट में हुआ था दिसंबर के, और 1 जनवरी से लागू हुआ। और इसके दायरे में भारत के करीब 87% एक्सपोर्ट्स एक साथ आ गए। बाकी बचे हुए जो एक्सपोर्ट हैं उसमें केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वुड पल्प जैसी, लेदर जैसी चीजें बची हुई, सारा मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट, सब कुछ इसके अंदर आ गया। और इसका बड़ा असर एक्सपोर्ट सेंटीमेंट पर पड़ा, क्योंकि भारतीय निर्यात वैसे ही बुरी तरह प्रभावित हैं अमेरिका में डील ना होने से। यूरोपियन यूनियन ने इसे ग्रेजुएट करके वहां पहुंचा दिया जहां भारत से जाने वाले निर्यात बाकी अन्य देशों के बराबर होंगे। और इसका सीधा झटका यह हुआ कि बांग्लादेश और वियतनाम को अभी ड्यूटी फ्री एक्सेस मिली हुई है, उनके लिए रेट्स कम है, तो उनके उत्पाद भारत की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएंगे। सर, एक सवाल ये है कि सबसे ज्यादा असर किन सेक्टर्स पर पड़ेगा और वो लगभग कितना होगा, अगर उसको हम नाप सकें तो? 87% ज़्यादातर बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आ जाते हैं, मिनरल, केमिकल्स, प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल्स, गारमेंट, सेरेमिक, स्टोन्स, प्रेशियस मेटल्स, स्टील, इलेक्ट्रिक गुड्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। अगर आप समझें कि अपैरल पर जीएसपी 9.6% था कि डर से टैरिफ लगता था और एमएफएन 12% था, तो ये 12% के लेवल पर पहुंच गए। तो जो टैरिफ के मार्जिन थे वो उन पर गहरा झटका आता दिखाई दिया है। तो अब इंडिया के एक्सपोर्ट जो है वो नॉन जीएसपी के बराबर हो गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अब इसमें एक और जो बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है कंपनियों के लिए, कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकल्प कम है तो इनके मार्जिन्स पर भी दबाव होगा और ऑर्डर्स जो है वो प्रतिस्पर्धी देशों को मिलना शुरू करेंगे जब तक कि एफटीए बनता होता और लागू होता है। सर, ये टाइमलाइन, सीबीएम, एफटीए का क्या संदर्भ है? यूरोप की पॉलिसी में हमेशा जीएसपी का सस्पेंशन 3-3 साल के टाइमलाइन के लिए किया जाता। 3 साल बाद फिर यूरोप देखेगा कि क्या भारत के निर्यात उस स्तर पर हैं और दोबारा फिर भारत नेगोशिएट करेगा। ये एक पैरेलल चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे बड़ी चिंता यह है भारत के निर्यातकों को, और जिस वजह से भारत और ईयू की जो ट्रेड डील जो होने की तैयारी है उसे बहुत ज्यादा उसको लेकर उत्सुकता है कि उसके भीतर क्या होगा। दरअसल कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म और कार्बन टैक्स 1 जनवरी से लागू हो रहा है। कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म लागू हो रहा है, उसकी कंप्लायंस की कॉस्ट है। जीएसपी खत्म होने से स्टील, एल्युमिनियम को बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि जीएसपी के जरिए उनको सस्ता एक्सपोर्ट करने की छूट मिलती थी। भारत कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म से बचेगा या नहीं, यह बात एफटीए, जब भारत और ईयू के बीच में कोई ट्रेड डील, एफटीए जब फाइनल होगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भारतीय निर्यातकों के लिए दोहरी मार होगी। एक तो जो सस्ते टैरिफ का फायदा मिलता था जीएसपी के तहत वो भी चला जाएगा, और कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म के तहत कंप्लायंस की कॉस्ट और कार्बन प्राइस जो हर प्रोडक्ट पर निर्धारित होगा। कार्बन प्राइस का मतलब है जो सामान को बनाने में आपने कितनी एनर्जी यूज की और उस एनर्जी से कितना कार्बन एमिशन हुआ, उसकी एक लागत इसमें बिल्ट होगी। तो ये झटका दोहरा हो सकता है अगर एफटीए में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई जो भारतीय उद्योगों को सही ढंग से संरक्षण या प्रोत्साहन दे सकें। ईयू बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, 136 से 140 बिलियन डॉलर के आसपास का भारत का ईयू के साथ ट्रेडिंग कारोबार है। इसलिए ज्यादा बेचैनी हो गई है ईयू के इस मूव से, जो बिल्कुल भारत और ईयू के एफटीए की संधि पर होने की तैयारी या जो चर्चा अंतिम स्टेज में, उससे पहले यह कदम आया है। सर, फिर ये जो आपने कहा कि ट्रेड डील से उसकी रोशनी में अगर हम इसको देखें तो आपको क्या लगता है, डील होगी अब?
ट्रेड डील में दो तीन चीजें देखने वाली होंगी। एक तो यह कि जो जीएसपी और एफटीए ये दो पैरेलल धाराएं हैं जो ईयू की ट्रेड पॉलिसी में चलती हैं। जीएसपी पूरे दुनिया के देशों के लिए होता है और एफटीए रेसिप्रोकल है, जो एक देश दूसरे देश के बीच में या एक ट्रेडिंग ब्लॉक एक देश के साथ करता है। तो पहली चीज तो यह है कि अभी स्पष्ट नहीं है कि एफटीए की रोशनी में जीएसपी की भूमिका क्या होगी, क्योंकि ईयू ने सारे जीएसपी नहीं हटाए हैं, 87% हटाए, 13% जीएसटी जारी रखे हैं। जो ईयू की टैरिफ पॉलिसी के विशेषज्ञ हैं, जो उनसे बात हो रही है, उनका मानना है कि जीएसपी बना रह सकता है टैरिफ के साथ भी। तो क्या भारत जीएसपी और एफटीए को अलग अलग कर पाएगा, पहली चीज देखनी होगी। दूसरी बात ये जो सबसे बड़ी बात कि ईयू के साथ ट्रेड डील पहले तो अभी हो, हालांकि आज भी संकेत यूरोपियन यूनियन की तरफ से दिए गए कि चीजें काफी एडवांस स्टेज में है। तो एक सवाल जो दर्शकों को, बाकी निवेशकों को समझना होगा कि क्या ये फुल एफटीए होगा या ये वर्क इन प्रोग्रेस डील होगी, ये सवाल अभी स्पष्ट नहीं है। अगर ये फुल एफटीए होता है, बड़ा मेगा एफटीए होता, जो होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही है, तो हम मान सकते हैं कि सरकार ने सारी तैयारियां, सारे प्रावधान हो गए होंगे। लेकिन जो साइडलाइन से खबरें आती हैं उस हिसाब से लगता है एग्रीकल्चर को लेकर सहमति नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सहमति नहीं, कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को लेकर एग्रीमेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या फुल एफटीए आएगा? और अगर ये फुल एफटीए नहीं आता है, वर्क इन प्रोग्रेस डील होती है, एक छोटी काम चलाऊ डील होती है, तो इसमें बहुत सारे प्रावधान डिफर्ड होंगे जो लंबे समय में लागू होंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौती होगी, जिन्हें जीएसपी का फायदा मिल रहा था और वहां से निकल जाएंगे। तो अगर सरकार इसे लास्ट लेग के नेगोशिएशंस में है, तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि जो जीएसपी से प्रभावित होने वाला भारत का 87% निर्यात है, उसे किसी तरीके की डील में प्रोटेक्ट किया जाए, उसे वो टैरिफ मिले कम से कम जो उसे जीएसपी में मिल रहे थे। उससे कम हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जीरो टैरिफ हो तो फिर बोनस है, लेकिन अगर नहीं हो तो कम से कम उतने टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए प्रोटेक्ट किया जाए, नहीं तो वो बाजार गंवा देंगे। तो पहली चीज तो ये कि डील होगी, कितनी बड़ी, कैसी होगी और क्या इसका ढांचा होगा, ये हमें पता नहीं है, स्पष्ट नहीं है, अभी दोनों पक्षों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। दूसरी बड़ी चीज है कि कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को इसमें शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। क्या भारत ईयू को इस बात के लिए सहमत कर पाएगा कि वो थोड़े समय के लिए मोहलत दे और कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को लंबे बाकी समय के बाद लागू किया जाए, यह समझना जरूरी है। और तीसरी और अंतिम बात, ईयू बहुत ही टफ ट्रेड नेगोशिएटर है, क्योंकि ईयू एक ब्लॉक है, उसे दुनिया अपने सारे सदस्य देशों से अपनी डील्स को रेटिफाई कराना होता है, सारी अर्थव्यवस्थाओं के हितों को का फैसला करना होता है, कोई एक देश फैसला नहीं करता। इसलिए ईयू की ट्रेड डील्स में ईयू की बार्गेनिंग पावर काफी ज्यादा होती और नेगोशिएशंस काफी तेज होते हैं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, हम लोग देखते हैं अगले 2-3-4 दिन में। ऐसा माना जा रहा है कि भारत और ईयू के बीच जो भी संधि, व्यापार संधि, एफटीए, ट्रेड डील जो भी आप कहें, उसका कुछ ना कुछ स्वरूप, आकलन तो सामने निकल कर आएगा। पर जीएसपी ने, अगर आप रणनीतिक तौर पर देखें शुभम, तो नेगोशिएशंस में ईयू को अपने हाथ में एक बड़ी बढ़त दे दी है, क्योंकि वो पहले ही हो गया लगभग। ऐसा बाजार मानता है कि आप मकान किराए पर देने से पहले, किराएदार बदलने से पहले किराया बढ़ा देते हैं, लगभग वैसा ही ईयू ने किया है।